लेकिन आज का पहला विश्लेषण उस साजिश को लेकर है जिस पर हमारे लिए भी यकीन करना आसान नहीं था। जब भी लव जिहाद जैसा कोई मामला बाहर आता है तो सबसे पहले उसे खारिज करने की कोशिश होती है। खारिज यह भी कहकर किया जाता है कि इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा होगा या इसके पीछे कोई राजनीति होगी। हम इससे इनकार नहीं करते कि ऐसे मामलों में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं होती, बिल्कुल होती। लेकिन यह भी सच है कि हर बार ही ऐसा नहीं होता। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सोच से परे होते हैं और जो ऐसी साजिश की तरफ इशारा करते हैं जिनकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। आज हम आपको एक ऐसी साजिश के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर सरकारों और खुफिया एजेंसियों को सतर्क हो जाना चाहिए। और अगर आपके घर में भी महिलाएं मोबाइल फोन चलाती हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं या उन्हें अज्ञात नंबर से कोई मैसेज आ रहा है तो आपको भी यह खबर बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इस विश्लेषण को हमने द कोटा स्टोरी का नाम दिया है और इसकी कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से। एफआईआर के अनुसार पाकिस्तान में बैठे कुछ कट्टरपंथियों ने एक साजिश शुरू की और इसका नाम रखा जिहाद अल अकबर। जिहाद अल अकबर का मतलब था सबसे बड़ा संघर्ष या सबसे बड़ा जिहाद। पुलिस को की गई शिकायत में लिखा है कि इसका मकसद था भारत में हिंदू महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाना, उन्हें हिंदू धर्म से नफरत कराना और उन्हें यह कहना कि वो अपने देवी देवताओं का अपमान करें, उनकी मूर्तियों के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाएं। यह ऐसी चीज थी जो इससे पहले आज तक कभी हुई नहीं थी। अब तक लव जिहाद के जितने भी मामले सामने आए उनमें यही आरोप लगा कि आरोपियों ने हिंदू लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया और उन्हें अपनी पहचान छिपाकर धोखा दिया। लेकिन यह मामला इससे बहुत आगे का है। शिकायत करने वाले लोगों का आरोप है कि इस मामले में शादीशुदा हिंदू महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की पहले पहचान होती थी। इसके बाद उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर उनके अश्लील वीडियो बनाए जाते थे। फिर उनसे यह कहा जाता था कि उनके हिंदू देवी देवता नकली हैं, उन्हें इनकी मूर्तियों के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाने चाहिए। जब वे वीडियो बन जाते थे तब इन्हें दूसरे ग्रुप्स में शेयर किया जाता था और इन्हें दूसरी हिंदू लड़कियों को भी दिखाया जाता था। ऐसा इसीलिए किया जाता था ताकि इन लड़कियों के अंदर भी यह जहर डाला जाए कि हिंदू देवी देवताओं का कोई वजूद नहीं। इसके बाद पाकिस्तान से जुड़े कट्टरपंथी टेलीग्राम ऐप पर इन वीडियोस को भारत से मंगाते थे और इन्हें पाकिस्तान और दूसरे देशों में बेचा जाता था। आरोप है कि यह बताकर बेचा जाता था कि भारत में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद अल अकबर चल रहा है, जिसमें हिंदू महिलाएं खुद अपने देवी देवताओं के साथ आपत्तिजनक वीडियो बना रही हैं। ये वीडियो इतने खतरनाक हैं कि इन्हें हम ब्लर करके भी आपको नहीं दिखा सकते। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस शिकायत में इस साजिश का शक एक हिंदू युवक पर ही जताया गया है। इसका नाम है मनीष शर्मा, जो कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में आया। इसके बाद इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, अपना नाम मोइन खान रख लिया। यह भी आरोप है कि मोइन खान बनने के बाद इसने कई हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया। उनके शरीर पर आपत्तिजनक बातें, ग़ज़वाए हिंद, ओम और स्वास्तिक चिन्ह तक लिखवाया गया ताकि हिंदू धर्म का अपमान हो सके। आरोप है कि यह सब कुछ इसीलिए किया जा रहा था ताकि ये लड़कियां अपने धर्म से नफरत करने लगें और फिर इन वीडियोस को डार्क वेब और दूसरे माध्यम से इंटरनेट पर बेचा जाए। इसके लिए टेलीग्राम पर एक नया अकाउंट भी बनाया गया जिसका नाम था सनातनियों की नीलामी। इस टेलीग्राम अकाउंट में हिंदू महिलाओं के खिलाफ जो अश्लील बातें होती थी उनके बारे में तो हम आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन इस चैट का एक हिस्सा हम आपको जरूर पढ़कर सुनाना चाहते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि यह कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। इसमें लिखा है कि एक लड़की से 3-4 लड़कियां फंसाओ, किताबों का हवाला देकर इन्हें यह बताओ कि इनकी हिंदू देवियां कैसी हैं, इन्हें ऐसे संदर्भ बताओ कि इन्हें अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए अपराध बोध महसूस न हो। फिर इसी में आगे यह लिखा है कि अगर ये लड़कियां वीडियो बनाने के लिए तैयार न हो तो इन्हें ब्लैकमेल करो, इन्हें डराओ कि इनके अश्लील वीडियो सब जगह वायरल कर दिए जाएंगे। फिर स्नैपचैट और डिस्कॉर्ड ऐप पर भी ये लोग इसी तरह की बातें लिखते थे। इनमें पठान साहब नाम के अकाउंट में एक यूजर अनिका नाम की लड़की को लिखता है कि जिहाद 2 तरह के होते हैं, लेकिन इनमें जिहाद अल अकबर सबसे ज्यादा जरूरी है जो हर मुसलमान को करना चाहिए।
इसके बाद लिखा है कि जिहाद अल अकबर का मतलब होता है हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाना, निकाह से पहले उन्हें बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना, और अगर एक बार उस हिंदू लड़की ने बच्चे को जन्म दे दिया तो वो अपने आप मुसलमान बन जाती है, और यही है जिहाद अल अकबर। ये लोग आगे ये भी लिखते हैं कि अब उनका मकसद हिंदू महिलाओं को सिर्फ इस्लाम धर्म कबूल करवाना नहीं है, उनका मकसद है उन्हें अंदर से मुसलमान बनाना और उन्हें यह एहसास दिलाना कि उनके हिंदू देवी देवताओं का कोई वजूद नहीं है। हमें कुछ ऑडियो क्लिप भी मिले हैं जिन्हें सुनने पर यह पता चलता है कि इसमें वो लोग शामिल हो सकते हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं और ये खुलकर कह रहे हैं कि इनका मकसद हिंदू महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के दिमाग में ये बात बैठाना है कि उनका भगवान कुछ नहीं। सुनिए। अरे नस्ल इसी काबिल है, इनको जितनी गालियां दो, जितना इनके भगवान के ऊपर हो इनसे, ठीक है, इनको अपने पाँव में बिठाओ, ये इसी काबिल है। इन ज़हनों में ये चीज़ बिठा दो कि मुस्लिम सुप्रीम है, बस। नहीं मेरी जान, हम बड़े अरसे से ये कर रहे हैं, हमारा आज का काम नहीं है। ये 92 में पाकिस्तान में जब इंटरनेट नया नया आया था कंप्यूटर का, हम उस दौर के पड़े हुए हैं, और हमारा यहाँ आने का मकसद भी यही है। लड़कियाँ मकसद होता तो लड़कियाँ इतनी मिलती हैं ज़िंदगी में कि आपकी भूल है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त, हमें लड़कियां भी अगर चाहिए तो अपने तरीके से चाहिए और ख़ास मकसद के लिए चाहिए। अपना मिशन यही है, ठीक है ना। के ज़हन में ये चीज़ बिठा दो कि इनका भगवान कुछ नहीं, और हिंदू लड़कियां जितनी भी मिलें, ठीक है, ख़ासकर मैरिड लेडीज़ स्पेशली, उनका मंगलसूत्र और उनका मतलब है माथे का सिंदूर सामने नज़र आना चाहिए, और उनसे धार्मिक करवाओ वीडियो कॉल पे, वो अपने मुंह से बोल के मुसलमान को भगवान बोले, वो डाटा चाहिए। वो अगर आपको मतलब है इंटरफेस का डाटा मिले ना हिंदू मुस्लिम का, तो वो चाहिए। कोटा एक ऐसा शहर है जहां हर साल अधिकतम 2.5 लाख बच्चे नीट जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं, और अगर इस कोटा शहर को लेकर यह आरोप लग रहा है कि वहां पाकिस्तान के जरिए धर्मांतरण और हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उन्हें बेचने का खेल चल रहा था, तो यह बहुत खतरनाक बात है। हालांकि पुलिस कह रही है कि वो इन आरोपों की जांच कर रही है और अभी धर्म परिवर्तन और पाकिस्तानी कनेक्शन के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। सुनिए। मनीष शर्मा जो विज्ञाननगर में रहता है, ये टेलीग्राम और उन चैनलों से जुड़ा हुआ था। उन चैनलों में एंट्री के लिए इसने अपना फेक नाम रख रखा था। उस फेक नाम से चैनलों से जुड़ा हुआ था। मोइन खान था। हाँ, फेक नाम उसने मोइन खान रखा हुआ था, और उसी के अनुसार वो उसमें वीडियो फुटेज वगैरह देख रहा था। उसमें से कुछ वीडियो फुटेज इसने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखी थी। उसी के आधार पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया, जो भी जेल में। तो फिर नाम तो मोइन खान रख लिया था सर, मुस्लिम नाम है। अब वो उसने चैनल्स पे काम करने लगा रखा, तो बाकी और रिकॉर्ड में सारा उसका नाम आज भी वही है जो हिंदू धर्म का नाम है। अब जब भी हमारे देश में लव जिहाद जैसा कोई मामला उठता है तो एक वर्ग जांच से पहले ही उसे खारिज कर देता है। उदाहरण के लिए केरलम में ऐसे मामलों पर खूब राजनीति हुई है, और जब वहां लेफ्ट की सरकार थी तब भी वाम मोर्चे से जुड़े नेता इसे राजनीतिक मुद्दा बताते थे। लेकिन इस दोहरे मापदंड पर अक्टूबर 2025 में तब गंभीर सवाल उठे जब कासरगोड में एक 35 साल की महिला ने यह आरोप लगाया कि उसे उसके पिता ने घर में बंधक बनाकर रखा है, और इसका कारण यह है कि वो राशिद नाम के एक लड़के से शादी करना चाहती है। जिस पिता पर यह आरोप लगे वो कोई और नहीं बल्कि सीपीएम के नेता पीवी भास्करन थे। बाद में उनकी तरफ से इन आरोपों को खारिज किया गया और यह मामला अदालत भी पहुंचा। लेकिन लोगों ने यह सवाल उठाए कि जब आम लोगों की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो उन्हें प्रोपेगेंडा कहा जाता है, लेकिन जब नेताओं के घर में कोई ऐसा मामला होता है तो वो दोहरे मापदंड अपनाते हैं। खैर, यह मामला उस वक्त अलग अलग दावों के कारण काफी उलझा, लेकिन ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि कोटा में जिस तरह की साजिश के आरोप लग रहे हैं वैसे ही मामलों से इंग्लैंड भी जूझ रहा है। हाल ही में ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लो की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि पिछले कई दशकों में करीब 2.5 लाख लड़कियां ऐसे अपराधों का शिकार हुई जिनमें उन्हें प्यार में फंसाकर उनका यौन शोषण हुआ और उन्हें उनके धर्म के प्रति कई बार
बरगलाया गया। इंग्लैंड में ऐसे अपराधों के पीछे ग्रूमिंग गैंग को माना जाता है, जिससे जुड़े लोग पहले लड़कियों से दोस्ती करते हैं, उन्हें प्यार, सुरक्षा और अपनापन महसूस कराते हैं, फिर शराब, सिगरेट या नशीले पदार्थों की आदत डालते हैं और बाद में उन्हें घरों, होटलों, फ्लैट्स या अन्य जगहों पर ले जाकर उनका यौन शोषण करते हैं। और कई मामलों में वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है, जैसा कि कोटा के इस मामले में आरोप लग रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड में भी इन ग्रूमिंग गैंग्स के पीछे पाकिस्तानी मूल के लोग माने जाते हैं। यहां यह भी देखना होगा कि हमारे देश में ऐसे मामलों को लेकर राजनीति ज्यादा होती है और कानूनी गंभीरता कम दिखती है, जबकि ब्रिटेन में आज ही इस तरह के ग्रूमिंग गैंग के मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जांच आयोग बनाया गया है, जो यह पता लगाएगा कि अब तक कितनी नाबालिग श्वेत लड़कियां इसका शिकार हुई हैं और कितनी लड़कियों को उनके धर्म से नफरत कराने की कोशिश की गई। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ नाम बताना चाहते हैं। मेरठ के सौरभ राजपूत, इंदौर के राजा रघुवंशी, औरैया के दिलीप यादव, श्रीगंगानगर के आशीष कुमार, धार के देवकरण पुरोहित और अब पुणे के केतन अग्रवाल। ये वो कुछ नाम हैं जो आज हमारे बीच जिंदा हो सकते थे, लेकिन इन्हें सिर्फ इसीलिए मार दिया गया क्योंकि इनकी मंगेतर या इनकी पत्नियां किसी और से शादी करना चाहती थीं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ ऐसी कहानियां हैं। आप इंटरनेट पर जाकर ढूंढेंगे तो आपको हर शहर में ऐसे कई मामले मिल जाएंगे जहां लड़कियों ने अपने माता पिता को ना कहने से बेहतर उन लड़कों को जान से मारना आसान समझा जिनका कोई कसूर नहीं था। इन्हें तो यह तक नहीं पता था कि जिन लड़कियों से इनकी शादी हो रही है या शादी हो चुकी है वो किसी और को पसंद करती है। हमारे देश में इन खबरों का अलग अलग पहलुओं से विश्लेषण हो रहा है और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इन घटनाओं के कारण आने वाले वक्त में पुरुष शादी करने से डरने लगेंगे, और ये शायद सच भी है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, आज उसे भी समझने की जरूरत है। और यह समझने की जरूरत है कि जेन ज़ी युवाओं के रिश्ते इतने लहूलुहान क्यों हैं। उदाहरण के लिए पुणे की इस घटना में 26 साल का केतन अग्रवाल, 20 साल की सिया गोयल और 22 साल का चेतन चौधरी, तीनों जेन ज़ी पीढ़ी के युवा थे। सिया चाहती तो वो अपने माता पिता को कह सकती थी कि उसे केतन अग्रवाल से नहीं बल्कि चेतन चौधरी से शादी करनी है, लेकिन उसने अपने माता पिता से इस शादी को ना कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह भी तब हुआ जब इस रिश्ते की पहल सिया के परिवार ने खुद की थी। सिया का परिवार और केतन का परिवार दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते थे। क्योंकि दोनों परिवारों के बीच अच्छे रिश्ते थे, इसीलिए सिया के परिवार ने खुद यह प्रस्ताव भेजा कि वो अपनी बेटी की शादी केतन से कराना चाहते हैं। केतन ने अमेरिका के बॉस्टन से एमबीए की पढ़ाई की थी और एमबीए की पढ़ाई के बाद वो अपने परिवार के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ गया था, जहां उसे डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर यानी सीएमओ का पद मिला था। केतन के परिवार ने यही सोचा कि सिया का परिवार इन्हीं सारी बातों से प्रभावित होकर अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कराना चाहता है। और यह भी तब हो रहा था जब सिया 20 साल की थी, केतन 26 साल का, और दोनों की उम्र में 6 साल का अंतर था। केतन ने एक बार कहा भी था कि सिया का परिवार उसकी इतनी जल्दी शादी क्यों करा रहा है, लेकिन उस वक्त यह बात आई गई हो गई और इस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबको यही लगा कि केतन जैसा लड़का मिलना मुश्किल है, इसीलिए सिया की इतनी जल्दी शादी की जा रही है। लेकिन हकीकत यह थी कि सिया किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी और वो लड़का 22 साल का चेतन चौधरी था। दोनों की मुलाकात पिछले साल दीपावली के मौके पर हुई थी और चेतन उसी इलाके में रहता था जहां सिया का परिवार रहता है। आरोप है कि जब यह बात सिया के परिवार को पता चली तो उन्होंने उसकी जल्दबाजी में शादी करने के लिए केतन के परिवार को रिश्ता भेजा। अब नोट करने वाली बात यह है कि यहां सिया चाहती तो वो केतन को बता सकती थी कि वो इस शादी के खिलाफ है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फरवरी में दोनों की सगाई हुई। यह तय हुआ कि नवंबर में दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इसके लिए जयपुर में एक शाही महल को 17 करोड़ रुपए में बुक किया गया था और 2 चार्टर्ड प्लेन अलग से बुक किए गए थे जिनसे बारातियों को पुणे से जयपुर जाना था। 17 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। इससे यह पता चलता है कि ये दोनों परिवार आर्थिक रूप से संपन्न थे, पढ़े लिखे भी थे। केतन तो खुद अमेरिका से पढ़कर आया था
और हमें पूरा यकीन है कि अगर सिया उसे सारी बात सच सच बता देती तो ये शादी फिक्स ही नहीं होती और केतन को यूं मरना न पड़ता। लेकिन सिया ने खुद को खामोश रखा, न तो अपने माता पिता के फैसले का विरोध किया, न ही केतन को इसके बारे में बताया। उल्टा सिया की केतन के साथ ऐसी कई तस्वीरें, ऐसे कई वीडियो हैं जिनमें वो बहुत खुश नजर आती है और कोई इन वीडियो को देखकर ये कह ही नहीं सकता कि सिया इस शादी से नाखुश थी। 31 मई को पहली बार केतन पुणे से लगभग 60 किलोमीटर दूर लोहागढ़ किले में सिया को अपने साथ लेकर गया। वो चाहता था कि सिया और वो वहां कुछ वक्त बिताएं, लेकिन पुलिस का कहना है कि यही पहली बार सिया को यह ख्याल आया कि अगर वो इस किले से केतन को गहरी खाई में धक्का दे दे तो इससे केतन भी उसके रास्ते से हट जाएगा और उसके बॉयफ्रेंड से उसकी शादी भी हो जाएगी। इसके बाद सिया बार बार केतन से जिद करती रही कि वो एक और बार लोहागढ़ किले में उसके साथ जाना चाहती है और केतन भी इसके लिए तैयार हो गया। दोनों 14 जून को फिर से इस किले में गए और इस बार जब चढ़ाई के दौरान केतन खाई के नजदीक खड़ा था तब सिया ने उसे धक्का देने की कोशिश की। बड़ी बात यह है कि उस वक्त केतन एक पेड़ का सहारा लेकर बच गया। जब उसने सिया से यह पूछा कि उसने उसे धक्का क्यों दिया तो सिया ने कहा कि वो उसे सांप से बचा रही थी। यह सरासर झूठ था, लेकिन केतन ने सिया की बात पर विश्वास कर लिया और दोनों उस दिन वापस अपने घर लौट आए। अब 19 जून को सिया का जन्मदिन था और इससे कुछ दिन पहले उन्हें प्री वेडिंग शूट के लिए इंडोनेशिया के बाली जाना था। लेकिन आरोप है कि सिया ने केतन का पासपोर्ट छुपा दिया और केतन से कहा कि वो उसके साथ दोबारा से लोहागढ़ किले जाना चाहती है। केतन इस बार वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सिया ने उसकी मां से, बहन से, सबसे फोन पर बात की और यह कहा कि वो केतन के साथ इस किले में जाकर यह देखना चाहती है कि क्या उनका प्री वेडिंग शूट इस किले में नहीं हो सकता। इसके बाद परिवार ने केतन से कहा कि वो सिया के साथ 18 जून को इस किले में दोबारा चले जाए और क्योंकि केतन को ट्रैकिंग का शौक था इसीलिए वो फिर वहां वापस चला गया। इस बार सिया ने पूरी साजिश के तहत अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को किले पर आने के लिए कहा। ट्रैकिंग के दौरान किले में 400 फीट की ऊंचाई से केतन को धक्का दे दिया। अफसोस की बात यह है कि जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया वो जगह केतन ने ही सिया को दिखाई थी। शुरुआत में सबको यही लगा कि यह एक हादसा है। सिया ने भी चीख चीख वहां यही बताया कि केतन का पैर फिसलने से वो खाई में गिरा। यही नहीं, पुलिस भी इस मामले को एक हादसा मानकर चल रही थी। लेकिन घटना के बाद जब सिया केतन के घर आई, केतन की बहन ने उससे पूछा कि उसका भाई गिरा कैसे था, उस वक्त हुआ क्या था, तो सिया एक भी सही जवाब नहीं दे पाई। वो घबरा कर सवालों से बचने लगी। इससे केतन की बहन को उस पर शक हुआ। यह बात उसने अपने पिता को बताई। बाद में पूरा परिवार पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस को यह बताया कि उन्हें यह मामला हादसे का नहीं लग रहा है, हत्या का लग रहा है। जब पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज खंगाला। सीसीटीवी फुटेज में सिया और केतन के पीछे एक लड़का जाता हुआ दिखा। गर्मी का मौसम था लेकिन उसने हुडी पहनी हुई थी, मुंह छुपाया हुआ था। पुलिस का शक गहराया, इतनी गर्मी में यह लड़का हुडी पहनकर सिया और केतन के पीछे क्यों जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने सिया के फोन की जांच की, जिसमें यह पता चला कि सिया ने पिछले 6 महीने में एक ही फोन नंबर पर 2004 बार बात की थी और जब इस नंबर को खंगाला गया तो यह नंबर था चेतन चौधरी का। पुलिस को यह भी पता चला कि चेतन घटना वाले दिन अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर कहीं गया था, किसी और का मोबाइल फोन अपने साथ लेकर गया था और जब उस मोबाइल फोन की लोकेशन देखी गई तो वो निकली लोहागढ़ फोर्ट की। इस पूरी घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर सिया को केतन से शादी ही नहीं करनी थी तो उसने अपने परिवार को इस शादी के लिए ना क्यों नहीं कहा। ना कहना आसान था, इससे उसके माता पिता, केतन सब नाराज जरूर होते, लेकिन केतन की जान तो नहीं जाती। लेकिन सिया को केतन को मारना ज्यादा आसान लगा और यह पहली बार नहीं हुआ है। मार्च 2025 जब 28 साल की मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत को अपने बॉयफ्रेंड की मदद से मारा, उसे मारकर नीले ड्रम में चुनवा दिया, तब मुस्कान भी अपने परिवार को इस शादी के लिए ना कह सकती थी
शायद शादी तोड़ने की बात कह सकती थी, डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया। इसके बाद इंदौर के मामले में 25 साल की सोनम रघुवंशी ने जब हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी को मारा, तब वो भी किसी और को पसंद करती थी, लेकिन उसने भी अपने माता पिता को ना कहने के बजाय शादी करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पिता को मारना, पति को मारना आसान समझा। और इस तरह के मामले यही खत्म नहीं होते। पिछले कुछ सालों में ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई है, जहां लड़कियां अपने माता पिता की मर्जी से शादी कर लेती हैं, फिर अपने पति को जान से मार देती हैं। और बड़ी बात यह है कि इन सारे मामलों में आरोपी लड़कियां या उनके बॉयफ्रेंड जेनजी पीढ़ी के युवा थे। मेरठ के नीले ड्रम वाले मामले में मुस्कान रस्तोगी 28 साल की थी, उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला 27 साल का था। इंदौर के मामले में सोनम रघुवंशी 25 साल की थी, बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा 20 साल का था, पति राजा रघुवंशी 29 साल का। औरैया के मामले में भी शादी के बाद अपने पति की हत्या करने वाली प्रगति यादव 22 साल की थी और एक जेनजी युवा थी। इसी साल श्रीगंगानगर में शादी के 3 महीने बाद जब एक महिला ने अपने पति की हत्या की, तो उस मामले में भी लड़की केवल 23 साल की थी। और धार के मामले में अपने पति को मारने वाली प्रियंका नाम की लड़की 25 साल की थी। और अब पुणे के इस मामले में सिया गोयल 20 साल की है और वो भी जेनजी। यहां हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है और जो जेनजी लड़कियां हैं, उन्हें अपने मंगेतर और पार्टनर की हत्या करने से डर नहीं लगता और ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि जेनजी पहली ऐसी पीढ़ी है जिसने बचपन से ही स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन रिश्तों के बीच जीवन बिताया है। इसका असर यह हुआ कि जेनजी युवाओं की भावनाएं बहुत तेजी से बनती हैं, बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। उनके रिश्ते ज्यादा अस्थिर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और जेनजी युवाओं के रिश्तों में ऑनलाइन मान्यता की जरूरत हद से ज्यादा दिखती है। यानी ये स्मार्टफोन वाली वो पीढ़ी है जो ये सोचने लगी है कि रिश्तों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है। जबकि पहले भी ऐसे मामले होते थे लेकिन तब उस पीढ़ी की लड़कियां हत्या जैसे कदम नहीं उठाती थी। लेकिन अब यह हो रहा है कि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पिछले 5 साल में अकेले मध्य प्रदेश में 87 पतियों को उनकी पत्नी ने शादी के बाद जान से मार दिया। इनमें 2020 में 12, 2021 में 15, 2022 में 18, 2023 में 20 और 2024 में 22 पतियों की उनकी पत्नी और उनके बॉयफ्रेंड साथ मिलकर हत्या कर देते हैं। और इनमें भी ज्यादातर मामलों में हत्या करने वाली लड़कियां जेनजी की बताई गई। हत्या में उनका साथ देने वाले उनके बॉयफ्रेंड भी उसी एज ग्रुप के थे। आप पुणे के इस मामले में केतन के पिता को सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि अगर सिया उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी तो वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग क्यों नहीं गई, उसने हत्या का रास्ता ही क्यों चुना। सुनिए। इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि सबको एक सबक मिले कि किसी के बच्चे को, यंग बच्चे को, अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी ही है। इनके तरफ से हम पे प्रेशर था कि अभी शादी करनी है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं चाहूंगा आप उनसे भी पूछे कि आखिर किस रीजन से इन्होंने मेरे बच्चे को मारा। समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। भारत एक ऐसा देश है जहां रिश्तों को इंसान की सबसे बड़ी जमा पूंजी माना गया है और यह कहा जाता है कि अगर रिश्ते निभाने के लिए झुकना भी पड़े तो झुक जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एनसीआरबी के साल 2024 के आंकड़े देखेंगे तो हमारे देश में 13% हत्याएं रिश्तों के कारण ही हो रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1411 हत्याएं अवैध संबंधों के कारण हुई, 1391 हत्याएं प्रेम संबंधों के कारण हुई, जबकि 36 हत्याओं के पीछे हॉरर किलिंग को कारण माना गया। यानी जहां पहले प्रेम संबंध होने पर परिवार अपनी बेटियों को मार देते थे, वहीं अब कुछ मामलों में लड़कियां अपने माता पिता द्वारा शादी कराने का विरोध नहीं करती, बल्कि खुद जिस लड़के से शादी हो रही होती है उसे ही मार देती।
जेन-ज़ी पीढ़ी की युवा लड़कियां इसीलिए भी अपने माता पिता को शादी के लिए शायद ना नहीं कहती, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की इज्जत का डर होता है। ये समझ नहीं आता कि वो समाज के डर से कैसे बाहर निकले। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो लोग उनके माता पिता पर सवाल उठाएंगे, उनकी प्रतिष्ठा खराब होगी। ये पहले भी होता था, लेकिन अब मौजूदा पीढ़ी के लिए समाज के डर को झेलना शायद मुश्किल साबित हो रहा है। दूसरा ये कि जेन-ज़ी लड़कियों को ये भी लग सकता है कि अगर उन्होंने ना कहा या भागकर शादी की तो उन्हें उनका परिवार हमेशा के लिए छोड़ देगा, जबकि ये युवा ऐसा नहीं चाहते। ये डर पहले भी होता था, लेकिन उस जमाने में माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता अलग होता था, जबकि आज के दौर में जेन-ज़ी युवा माता पिता के साथ स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए हैं। और तीसरा, मौजूदा पीढ़ी की लड़कियों को यह भी डर होता है कि अगर उन्होंने माता पिता के फैसले का विरोध किया तो उनका करियर खराब हो जाएगा, उन्हें घर में रहने के लिए कहा जाएगा। IHDS का सर्वे बताता है कि हमारे देश में 35% लड़कियों की शादी में उनकी सहमति शामिल नहीं थी, जबकि 37% मामलों में लड़कियों की सहमति शामिल थी, लेकिन वो सहमति भी तब ली गई जब माता पिता शादी के लिए लड़का चुन चुके थे। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 70% से ज्यादा शादियों में बड़ा फैसला माता पिता का ही माना जाता है, जिससे लड़कियों के सामने दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो विद्रोह करें या इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए कोई और रास्ता ढूंढें। 2018 में भी इस पर 1,60,000 परिवारों का सर्वे हुआ था। इसमें यह पता चला था कि भारत में 93% शादियां अरेंज्ड मैरिज होती हैं, जिसमें माता पिता का फैसला बड़ा होता है, और केवल 3% लोगों ने माना कि उनकी लव मैरिज हुई, जबकि 2% लोगों ने अपनी शादी को लव कम अरेंज मैरिज बताया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लड़कियां बता भी दें कि वो किसी और लड़के से शादी करना चाहती हैं, तो परिवार इसके लिए तैयार नहीं होते। इसका एक कारण हमारे देश की जाति व्यवस्था भी है, जिसमें लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादियां दूसरी जातियों और धर्मों के लोगों में न हो। भारत के लिहाज से यह मुद्दा इसलिए भी संजीदा है क्योंकि हमारे देश में शादी को जरूरी माना गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार हमारे देश में ज्यादातर लोगों की शादी 45 साल से पहले हो जाती है। भारत में केवल 1% महिलाएं और 3% पुरुष ऐसे हैं जिनकी शादी 45 से 49 साल के बीच हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जब एक बार शादी हो जाती है तो समाज मानता है कि वो शादी आजीवन चलनी चाहिए, और इसी वजह से हमारे देश में 15 से 49 साल के पुरुषों के बीच तलाक दर केवल 0.3% और महिलाओं में भी ये तलाक दर ऐसी है। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि आजकल के युवा जब ऐसा सोचने लगते हैं कि वो उनके विरुद्ध हुई शादी के रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो गलत फैसले लेते हैं और इसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। और यहां यह भी देखना होगा कि ऐसे मामलों में जो पुरुष अपनी जान से जाते हैं वो पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। मेरठ के मामले में सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में था, लेकिन मुस्कान रस्तोगी ने एक बेरोजगार लड़के के लिए उसे जान से मार दिया। इंदौर के मामले में राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट कारोबारी था, लेकिन सोनम रघुवंशी ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए उसकी जान ली। श्रीगंगानगर में आशीष कुमार आर्थिक रूप से काफी संपन्न था और उसने जियोलॉजी में MSc की पढ़ाई की थी, लेकिन यहां भी अंजलि नाम की लड़की ने एक बेरोजगार लड़के के लिए उसे जान से मार दिया। और पुणे के इस मामले में भी केतन अग्रवाल एक रियल एस्टेट कंपनी का डायरेक्टर था, लेकिन सिया गोयल ने पुणे में ड्राई फ्रूट की दुकान चलाने वाले चेतन चौधरी के लिए केतन की हत्या कर दी। यानी इन सभी मामलों में लड़कियों की पहली प्राथमिकता थी इस रिश्ते से बाहर निकलना, जिसके लिए उन्होंने अपराध का रास्ता चुना, और आज इसे ही हमारे समाज को और हमारी सरकारों को समझने की जरूरत है। जेन-ज़ी युवाओं में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब वो रिश्ते से बाहर निकलने के लिए हत्या जैसे कदम उठाने के बारे में सोच रहे होते हैं, तब वो इसी दौरान सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल की तरह दिखना चाहते हैं। और ये पहले के मामलों में भी दिखा, और पुणे के इस मामले में भी सिया और केतन की सोशल मीडिया रील्स को देखकर कहीं से नहीं लगता कि सिया इस शादी से नाखुश थी और वो केतन को मारने वाली थी। आज जब कई लड़कियां अपने मंगेतर और पतियों की अपने बॉयफ्रेंड के लिए हत्या कर रही हैं, तब यह समझना भी जरूरी है कि भारत ऐसे मामले में दूसरे देशों से क्या सीख सकता है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को सरकार के पास जाकर यह बताना होता है
कि इस शादी में उनकी सहमति शामिल है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि जबरन शादी, धोखाधड़ी, फर्जी विवाह को रोका जा सके। जैसे ब्रिटेन में शादी या सिविल पार्टनरशिप से पहले दोनों पक्षों को स्थानीय रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एक कानूनी घोषणा यानी गिविंग नोटिस देना होता है कि वो शादी करना चाहते हैं। यह सूचना शादी से कम 29 दिन पहले देनी होती है। इसी तरह आयरलैंड में शादी करने वाले जोड़े को कम से कम 3 महीने पहले सरकारी रजिस्ट्रार को सूचना देनी होती है, जबकि सिंगापुर में शादी के लिए आवेदन की तारीख से 6 महीने पहले तक किया जा सकता है, लेकिन इसे शादी से कम 21 दिन पहले पूरा करना अनिवार्य है। नेदरलैंड्स में शादी से पहले दोनों पक्षों को अपनी शादी की मंशा यानी सरकार के पास दर्ज करानी होती है। ये प्रक्रिया शादी से कम 14 दिन पहले पूरी करनी होती है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो कि शादी जबरदस्ती नहीं कराई जा रही है। शादी में दोनों पक्षों की सहमति शामिल है, अपनी इच्छा से शादी कर रहे हैं, किसी पर दबाव नहीं है। शादी जो है वो कानूनी रूप से वैध है। हमारे देश में जिस तरह पुरुष शादियों के बाद जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए देश के हिसाब से इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कोई कदम नहीं उठाए जा सकते? आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि रफाल पर पाकिस्तान का सारा प्रोपेगेंडा आखिरकार फेल हो गया है। उसकी पीआर टीम अब आतंकवादियों की तरह अंडरग्राउंड हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सबसे बड़ा दावा यही किया था कि उसने भारत के कई रफाल लड़ाकू विमान गिरा दिए हैं। पाकिस्तानी सेना, वहां के टीवी चैनल, रक्षा विशेषज्ञ, सोशल मीडिया अकाउंट्स लगातार ये दावा कर रहे थे कि भारतीय वायुसेना को भारी नुकसान हुआ है। किसी ने कहा 3 रफाल गिरा दिए, किसी ने इससे भी ज्यादा संख्या बताई। यहां तक कि पाकिस्तान ने यह तक दावा किया था कि उसने भारतीय वायुसेना की एक महिला पायलट को अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन समय के साथ पाकिस्तान के ये सभी दावे एक एक करके गलत साबित होते गए। अब भारतीय वायुसेना के एक नए आधिकारिक दस्तावेज ने पाकिस्तान के इसी दावे को एक बार फिर पूरी तरह खारिज कर दिया। भारतीय वायुसेना ने 15 जून 2026 को एक प्रस्ताव जारी किया जिसमें फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन से रफाल बेड़े के लिए तकनीकी सहायता और रखरखाव सहयोग मांगा गया है। पहली नजर में यह एक सामान्य तकनीकी दस्तावेज लग सकता है, लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भारतीय वायुसेना के सभी 36 रफाल विमानों का उल्लेख किया गया है। यानी भारतीय वायुसेना खुद अपने आधिकारिक दस्तावेज में यह कह रही है कि उसके पास अभी भी 36 के 36 रफाल विमान मौजूद हैं और उन सभी के संचालन के लिए रखरखाव सहायता की आवश्यकता है। अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई रफाल नष्ट हुआ होता जैसा पाकिस्तान दावा कर रहा था, तो सबसे पहले उसका असर ऐसे आधिकारिक दस्तावेजों में दिखाई देता, क्योंकि किसी भी लड़ाकू विमान के रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स, इंजन सपोर्ट और तकनीकी सहायता की गणना वास्तविक विमानों की संख्या के आधार पर की जाती है। लेकिन इस दस्तावेज में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि रफाल विमानों की संख्या कम हुई है। इसके उलट पूरा गणित 36 विमानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। दस्तावेज के अनुसार भारतीय वायुसेना अगले 5 महीनों के लिए सभी 36 रफाल विमानों के संचालन और रखरखाव की योजना बना रही है। इसमें यह भी बताया गया है कि हर रफाल विमान औसतन साल में 150 घंटे उड़ान भरेगा और उसी हिसाब से पूरे बेड़े की उड़ान और रखरखाव आवश्यकताओं का आकलन किया गया है। यानी भारतीय वायुसेना के रिकॉर्ड में आज भी रफाल विमानों की संख्या वही है जो फ्रांस के साथ 2016 में हुए समझौते के तहत भारत को मिली थी, यानी 36 रफाल विमान। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह समझनी चाहिए कि किसी भी देश की वायुसेना अरबों रुपए के लड़ाकू विमानों के लिए रखरखाव और तकनीकी सहायता का अनुबंध अनुमान के आधार पर नहीं करती। ऐसे अनुबंध वास्तविक उपलब्ध विमानों की संख्या के आधार पर बनाए जाते हैं। इसीलिए जब भारतीय वायुसेना आधिकारिक रूप से 36 रफाल विमानों के लिए सहायता मांग रही है, तो यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि उसके बेड़े में कोई कमी नहीं आई है और पाकिस्तान का वो दावा जिसमें रफाल विमानों को मार गिराने की बात वो करता था, अब एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान ने केवल रफाल विमानों को मार गिराने का दावा नहीं किया, बल्कि भारतीय महिला पायलट को पकड़ने जैसी बातें भी कही थी, जिनका बाद में कोई सबूत सामने नहीं आया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी पाकिस्तान के ऐसे दावों को मनोहर कहानियां कहा था। और आज इस नए दस्तावेज के सामने आने के बाद एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि अगर पाकिस्तान ने वास्तव में भारतीय रफाल विमानों को
क्षति पहुंचाई, मार गिराया, तो भारतीय वायुसेना आज भी अपने सभी 36 रफाल विमानों के लिए रखरखाव और तकनीकी सहायता क्यों ले रही है? और अगर भारतीय वायुसेना के पास आज भी 36 के 36 रफाल मौजूद हैं, तो फिर पाकिस्तान के दावों का आधार क्या था? अब बड़ा सवाल तो हमारे अपने नेताओं को लेकर भी है, क्योंकि उस वक्त तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के रफाल विमानों को मार गिराया है, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि क्या मोदी सरकार बताएगी कि 5 जहाजों के नष्ट होने का सच क्या है। आज हम अपने देश के इन विपक्षी नेताओं से पूछते हैं कि क्या वो पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव में फंसे, और अगर फंसे तो क्या अब वो इस पर दिए गए अपने बयानों को वापस लेंगे? अगली खबर का रुख करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी नौकरी सुरक्षित है? अगर हां, तो यह खबर आपके पैरों तले जमीन खिसका सकती है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी ऑरेकल ने पिछले 12 महीनों में 21,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। यह कंपनी घाटे में नहीं थी। जबरदस्त मुनाफा होने के बाद भी इतनी बड़ी छंटनी हुई। ऑरेकल ने अपनी एनुअल फाइनेंशियल रेगुलेटरी फाइलिंग में यह स्वीकार किया कि अपने ऑप्शंस में एआई को शामिल करने से इंसानों की जरूरत कम हुई। ऑरेकल इस खेल में अकेला नहीं है। टेक इंडस्ट्री का हर बड़ा नाम एआई की आड़ में या फिर एआई में निवेश करने के लिए अपनी वर्कफोर्स को छोटा कर रहा है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपनी एआई योजनाओं को फंड करने के लिए 8,000 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने लाखों करोड़ रुपए का निवेश एआई में किया है और इस लागत को बैलेंस करने के लिए हजारों कर्मचारियों की छंटनी की है। इसकी वजह यह है कि कंपनी के भीतर जो काम पहले सैकड़ों लोग मिलकर करते थे, अब वो एआई टूल्स चुटकियों में कर रहे हैं। दूसरा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स बनाने के लिए कंपनी को भारी कैश की जरूरत है। इस छंटनी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एआई सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि नौकरियों को निगलने वाला सच बन चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री और यहां तक कि कंटेंट राइटिंग और एचआर जैसे सेक्टर्स में भारी तबाही आ सकती है। मर्सर्स की ताजा ग्लोबल टैलेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के 99% टेक सीईओज अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि एआई के आने से उनके खर्चों में कमी आएगी और वो मैन पावर कम करेंगे। इस रिपोर्ट का एक डरावना पहलू यह है कि सबसे ज्यादा खतरा फ्रेशर या जूनियर एम्प्लॉइज पर है। सर्वे में शामिल 41% मैनेजर्स ने साफ साफ कहा है कि अगर उन्हें छंटनी करनी पड़ी तो वो सबसे पहले एंट्री लेवल के कर्मचारियों को नौकरी से निकालेंगे। इसकी वजह बहुत साफ है। जूनियर लेवल के तमाम काम जैसे डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग, रिपोर्ट बनाना या शुरुआती रिसर्च, उन्हें आज का एडवांस्ड एआई इंसानों से कई गुना तेजी से और बिना किसी सैलरी के कर रहा है। साफ है कि आने वाला वक्त सिर्फ डिग्री और अनुभव का नहीं, बल्कि इस बात का है कि आप एआई के साथ कितनी तेजी से खुद को अपग्रेड करते हैं, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो कोई भी बड़ी कंपनी आपको रिप्लेस करने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगाएगी। हालांकि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन इन कंपनियों पर दूसरी वजहों को छुपाने के लिए एआई वॉशिंग यानी एआई का बहाना बनाकर छंटनी का आरोप लगा रहे हैं। यह भी जानना जरूरी है कि सिर्फ 33% कंपनियों को यह पता है कि इंसान और एआई से मिलकर काम कैसे कराना है। तमाम कंपनियां बिना पूरी तैयारी के अंधाधुंध एआई अपना रही हैं। रिसर्च बताती है कि जिन कंपनियों ने कर्मचारियों को निकालकर केवल एआई पर भरोसा किया, उन सब का मुनाफा या प्रोडक्टिविटी बढ़ी हो यह जरूरी नहीं है। फायदा तब ज्यादा होता है जब एआई का इस्तेमाल इंसानों को हटाने के बजाय उनकी मदद के लिए किया जाए। फिलहाल एआई से मुकाबला करने के बजाय एआई का सही इस्तेमाल सीखना नौकरी बचाने का सही तरीका है।